नाउ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का और वाला पार्ट। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड। इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को आपको मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है एंड एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालनी है। तो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे जरा देखिए। द सिस्टम अबव सिस्टम कैन बी रिटन एज इसको हम लिख सकते हैं ए एक्स इज इक्वल टू बी की फॉर्म में, जहां पर जो ए है वो इस मैट्रिक्स होगी 3 -2 3 एंड 2 1 -1 4 -3 2 एंड एक्स एक मैट्रिक्स होगी जिसमें वेरिएबल्स होंगे आपके जिनकी वैल्यू हमें निकालनी है एंड बी इज इक्वल टू 8 1 एंड 4। अब सबसे पहले हम निकालेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो जरा देखिए ये 3 बाहर आ जाएगा, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 2 यहां हो जाएगा -3, फॉर्मूले से माइनस और ये माइनस हो जाएंगे प्लस का 2, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 2 2 ज़ा 4 एंड ये हो जाएगा प्लस का 4 +3 इंटू इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो -6 -4। जरा देखिए क्या होगा 2 इंटू -3 2 -3 हो जाएगा -1 एंड इससे मल्टीप्लाई होकर ये -3, यहां पर प्लस का 16 और यहां पे हो जाएगा -30। जरा देखिए -33 या फिर यहां पे हो गया ये आपका प्लस का 13 और 13 - 30 इज -17 विच इज नॉट इक्वल टू 0। और यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 आता है तो सिस्टम of equations is given by x is equal to a inverse b। तो उस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन है वो क्या होगा, वो होगा x is equal to a inverse b। तो हमें यहां पर x हमारे पास है, b हमारे पास है, a इनवर्स की वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए हम सबसे पहले निकालेंगे कोफैक्टर्स a11 -1 की पावर 1 + 1, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो क्या बचेगा यहां पर 1 -1 -3 2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो -1 की पावर इवन नंबर पॉजिटिव रहेगा, यहां पे आ गया 2 और -3 दैट इज इक्वल टू -1। उसके बाद a12 -1 की पावर 1 + 2, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 2 -1 4 2। अब जरा देखिए -1 की पावर ऑड नंबर तो ये नेगेटिव आएगा, यहां पे हो गया 4 + 4 ये हो गया -8। देन इसके बाद हम निकालते हैं a13 -1 की पावर 1 + 3, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो यहां हो जाएगा -6। जरा देख लेते क्या बचेगा 2 1 4 -3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -6 -4 दैट इज इक्वल टू -10। तो a13 की वैल्यू क्या आई है -10। उसके बाद हम वैल्यू निकालते हैं a21, ये हो जाएगा -1 की पावर 2 + 1, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो -2 3, यहां आ गया -2 3 -3 2, -1 की पावर ऑड नंबर नेगेटिव आ जाएगा, यहां पे हो गया -4 एंड ये हो जाएगा प्लस का 9, यहां से आया 5 प्लस का और वो हो गया माइनस का। देन इसके बाद a22 की वैल्यू निकालेंगे तो -1 की पावर 2 + 2, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 3 3 4 2। जरा देखिए यहां पर -1 की पावर इवन नंबर पॉजिटिव हो जाएगा, यहां पे हो गया 6 -12 दैट इज इक्वल टू -6। उसके बाद a23 -1 की पावर 2 + 3, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 3 -2 4 -3 3 -2 4 -3 इज इक्वल टू -1 की पावर ऑड नंबर नेगेटिव हो जाएगा, यहां पे देखिए माइनस का 9 प्लस का 8 ये हो गया -1, इससे मल्टीप्लाई होकर ये प्लस का 1 बन गया। इसके बाद हम निकालते हैं a31 -1 की पावर 3 + 1 और
इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो बचेगा क्या, -2 3 1 -1, -2 3 1 -1। जरा देखिए, -1 की पावर इवन नंबर पॉजिटिव रहेगा, एंड यहां पर 2 -3 ये हो गया -1 आपका। उसके बाद A32 -1 की पावर 3 + 2, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो यहां बचेगा 3 3 2 -1। जरा देखिए, -1 की पावर ऑड नंबर नेगेटिव हो जाएगा, यहां हो गया -3 -6 ये हो जाएगा +9। उसके बाद A33 -1 की पावर 3 + 3, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 3 -2 2 1, -1 की पावर इवन नंबर पॉजिटिव हो जाएगा 3 -4 ये हो जाएगा 7 आपका। अब हम निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। जो भी कोफैक्टर्स आए हैं उनका हम कर देंगे ट्रांसपोज। तो जरा देखिए यहां पर -1 -8 -10, -1 -8 -10, उसके बाद -5 -6 1, यहां पर -1 9 7 का ट्रांसपोज। तो जरा देखिए क्या बन जाएगा इसका ट्रांसपोज, वो आ जाएगा -1 -8 -10 -5 -6 और यहां पर आया है 1 -1 9 7। हम निकाल लेते हैं ए इनवर्स, जो बराबर होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जिसकी वैल्यू है -17, और यहां पर एडजॉइंट ऑफ ए -1 -5 -1 -8 -6 9 -10 1 7 ये आया है ए इनवर्स। सोल्यूशन क्या था, x = a इनवर्स b। यहां पर वैल्यूज पुट करेंगे, a इनवर्स की वैल्यू -1 -5 -1 -8 -6 9, b की वैल्यू जरा देखिए 814, मल्टीप्लाई करते हैं, जरा देखिए क्या आ जाएगा, -1/17, -1 × 8 is -8, -5 × 1 is -5, and -1 × 4 is -4, -8 × 8 is माइनस का 64, -6 × 1 is -6, 9 × 4 is 36। उसके बाद यहां पर देखिए -10 × 8 is -80, 1 × 1 is 1, and 7 × 4 is 28। जरा देखें क्या आया है, x = 1/-17, माइनस का 17 आ गया यहां पे ये हो गया 70 और ये प्लस का 36। तो 70 में से 36 सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहां पर आ जाएगा आपका माइनस का 34। उसके बाद -80 + 29, 80 में से 29 सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहां 1 और 5, माइनस का 51। जरा देखिए जब इस 17 से -17 से सबको हम डिवाइड करेंगे तो यहां पर देखिए जरा क्या बचेगा, x की वैल्यू लिख लेते हैं हम, वो है x y z = यहां तो बचेगा 1, यहां बचेगा 2, यहां बचेगा 3। सिंस बोथ द मैट्रिसेस आर इक्वल, therefore their corresponding elements must be equal। तो उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे, इक्वल होंगे आपके। तो यहां से x किसके बराबर आ गया, 1 के, y किसके बराबर आ गया 2 के, एंड z किसके बराबर आ गया है 3 के। और यही क्या है, सॉल्यूशन है आपका इन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के लिए। तो सबसे पहले आपको डिटर्मिनेंट ऑफ a फाइंड आउट करना है। यदि डिटर्मिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू 0 आता है तो सॉल्यूशन होता है x = a इनवर्स b। आपको a इनवर्स निकालना है, एंड उन सभी वैल्यूज को यहां पुट करके और यहां पर इक्वेशंस को कंपेयर, मैट्रिसेस को कंपेयर करके आप x, y और z की वैल्यू निकाल सकते हैं। नाउ हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 12। मैक्सिमाइज z = 7x + 6y सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स x + 2y is less than equal to 50, 2x + y is less than equal to 40, and x, y is greater than equal to 0।
ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपको दे रखा है, ये सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स दे रखे हैं और मुझे इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है। तो आप ध्यान से देखें, सबसे पहले हम इनका ग्राफ बना लेंगे। ग्राफ ऑफ x प्लस 2y इज इक्वल टू 50। इक्वेशन का ग्राफ बनता है, ना कि इनइक्वालिटी का। तो यहां पर आप देखिए, जब हम x को 0 लेंगे तो y की वैल्यू मिलेगी 25 और y को 0 लेंगे तो x की वैल्यू मिलेगी 50। देन उसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन का जो ग्राफ है वो क्या बनेगा, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 40। यहां पर जरा देखें, x y, जब हम इसमें x को 0 लेंगे तो y 40, y को 0 लेंगे तो x 20। तो आप ध्यान से देखें तो जो इसका वैल्यूज है वो 50 तक जा रहे हैं, तो हम यहां पर वैल्यू ले लेते हैं x 10, 20, 30, 40, 50, 10, 20, 30, 40, 50। जरा देखिए, पहला पॉइंट है 0,25, x 0 y एक्सेस पर होता है और y 25 यहां पर होगा, x 50 y 0 यहां पर होगा। मिला देते हैं दोनों को, ये बन गई लाइन आपकी, x प्लस 2y इज इक्वल टू 50। देन इसके बाद जरा देखिए, यहां पर अब हम इसको बनाते हैं 0,40 पॉइंट होगा यहां पर, उसके बाद 20,0, तो 20,0 पॉइंट यहां पर है, दोनों को मैच करेंगे, ये बन गई लाइन की इक्वेशन, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 40। अब हम इसका फिजिबल रीजन चेक कर लेते हैं कि दोनों लाइंस का जो फिजिबल रीजन है वो किस तरफ होगा। यहां पहले वाली लाइन को ले लो, x प्लस 2y इज लेस देन 50। इक्वल टू वाला साइन नहीं लेना है आपको, x और y दोनों की जगह 0 रखेंगे, तो यहां पर आ रहा है 0 इज लेस देन 50। क्या ये बात सही है? डेफिनेटली 0 लेस देन होता है 50 से, मतलब इस वाली जो लाइन का जो फिजिबल रीजन है वो ओरिजिन की तरफ होगा, मतलब ओरिजिन की तरफ, इस तरफ होगा। देन उसके बाद नेक्स्ट लाइन को चेक करें तो 0 प्लस 0 इज लेस देन 40, ये बात भी सही है, मतलब इसका भी जो रीजन है वो ओरिजिन की तरफ होगा, ये वाला फिजिबल रीजन बनेगा आपका। ये पॉइंट है 0,0, ये वाला पॉइंट है आपका 20,0, ये पॉइंट है 0,25 और ये है दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट, इसको हम निकाल लेंगे। जरा देखिए, x प्लस 2y इज इक्वल टू 50, दूसरे वाली लाइन को हम डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 80। फर्स्ट में से सबट्रैक्ट कर दें इसको, तो यहां आ जाएगा माइनस का 3x, यहां आ जाएगा माइनस का 30, -3 से 10 टाइम्स x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 10 यहां रखिए, हो गया 20, इस तरफ जाएगा तो y की वैल्यू 20 आ रही है, मीन्स 10,20 पॉइंट की वैल्यू है। ये कॉर्नर पॉइंट्स का हम नाम दे देते हैं C, D। अब ये जो कॉर्नर पॉइंट्स हमें यहां पर मिले हैं, z की वैल्यू हम इन सभी कॉर्नर पॉइंट्स पर निकाल लेंगे। तो z एट फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट इज A 0,0, तो यहां रख देंगे x और y दोनों की जगह 0, तो 0 प्लस 0 इज 0। देन उसके बाद z एट नेक्स्ट कॉर्नर पॉइंट है आपका 20,0, B मीन्स 20,0, तो 7 इंटू 20 प्लस 0, ये हो गया 140। उसके बाद z एट C मीन्स 10,20, तो जरा देखिए यहां पे हो जाएगा 70 प्लस यहां पे हो जाएगा 120, ये हो गया 190 आपका। उसके बाद z एट D पर निकालेंगे z की वैल्यू, वो है 0,25 और यहां पर वैल्यू रखेंगे तो 0 प्लस यहां पर 150, दैट इज 150। और मुझे करना क्या था, इस फंक्शन को मैक्सिमाइज करना था, तो ध्यान से देखें z मैक्सिमम यहां पर है आपका, तो आप लिखेंगे z इज मैक्सिमम when x is equal to 10 and y is equal to 20 and its maximum value is
190, और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या है आपकी 190 है। तो इसके बाद हमने ये क्वेश्चन फिनिश कर लिया है। इससे आगे जो इसका और वाला पार्ट है वो भी क्या है, आपको एलपीपी से ही क्वेश्चन दे रखा है। मिनिमाइज z इज इक्वल टू 3x प्लस 5y सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स r। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपको क्या दे रखा है, z इज इक्वल टू 3x प्लस 5y एंड सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स आपको क्या दे रखे हैं, वो दे रखे हैं x प्लस 3y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x प्लस y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड x कॉमा y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम इन लाइंस का ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ ऑफ x प्लस 3y इज इक्वल टू 3 एंड ग्राफ ऑफ x प्लस y इज इक्वल टू 2। तो ज़रा देखिए, यहाँ पर x, यहाँ पर y, x को 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 1, y को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 3। यहाँ पर देखिए x की वैल्यू को 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 2 और y को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 2। ये पॉइंट्स मिल रहे हैं हमें इसे मिलाने के लिए। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लें, हम इसको यहां से इरेज करने वाले हैं। जरा देखिए, हम इसका ग्राफ बना लेते हैं। पॉइंट्स जा रहे हैं आपके 3 तक, 1 2 3 1 2 3। पहला पॉइंट है 0,1, x 0 y 1। तो ज़रा हम इस क्या करते हैं, पॉइंट को हाफ का ले लेते हैं, 1/2 1, 3/2 2, ठीक है। तो पहला पॉइंट है 0,1, तो 1 होगा यहां पर आपका, एंड 0,1, और दूसरा पॉइंट है 3,0, तो x 3 होगा आपका यहां पर इसको मैच कर देंगे। ये पहली वाली लाइन बन गई, x प्लस 3y इज इक्वल टू 3। उसके बाद 0,2 एंड 2,0, तो 0,2 तो पॉइंट ये है और 2,0 पॉइंट ये है आपका। इन दोनों को भी मैच कर देंगे हम इस तरीके से। तो ये लाइन है आपकी x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। अब ज़रा देखिए, यहाँ पर हम इसका फिजिबल रीजन चेक कर लेते हैं। x प्लस 3y इज इक्वल टू 3। यहाँ पर x और y दोनों की जगह हम क्या रखेंगे, 0 रख देंगे और ऊपर वाला साइन लेंगे, 0 इज ग्रेटर देन 3। क्या ये बात सही है? नहीं, 0 बड़ा कहाँ होता है 3 से, तो ये बात गलत है। मतलब इस लाइन का जो एरिया है वो अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा। तो इस लाइन का जो एरिया है वो अवे फ्रॉम, इस तरफ आएगा तो ओरिजिन की तरफ, अवे फ्रॉम ओरिजिन। अगली वाली लाइन को चेक करेंगे तो 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन 2। यहां पर भी बात गलत है, मतलब इस लाइन का भी जो एरिया है वो अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा। मतलब जो दोनों लाइंस का जो एरिया है वो बाहर की तरफ आ रहा है। मतलब जो रीजन है ना इस क्वेश्चन के लिए, वो अनबाउंडेड रीजन बनेगा, बाउंडेड नहीं रहेगा, अनबाउंडेड रहेगा। अब इसके कॉर्नर पॉइंट्स को आप देखें तो इसमें 3 कॉर्नर पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं। ये वाला कॉर्नर पॉइंट है, ये है 3,0, ये वाला कॉर्नर पॉइंट है, ये है 0,2, और ये वाला हमें निकालना पड़ेगा। तो दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेते हैं। x प्लस 3y इज इक्वल टू 3, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। सबट्रैक्ट कर देते हैं, यहां आ जाएगा 2y इज इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू आ गई 1/2। अब y 1/2 है तो x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 2। इसको इस तरफ ले जाएंगे, 2 माइनस 1/2, एलसीएम आया 2, दैट इज 3/2। तो x है 3/2 और y है 1/2। ये वाला पॉइंट ये है, इसको नाम दे देते हैं a, ये है b और ये है c आपका। अब हम z की वैल्यू इन सभी कॉर्नर पॉइंट्स पर निकालेंगे। तो z एट a मीन्स 0,2 पर। तो ज़रा देखिए, z की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो 0 प्लस 5 इंटू 2 मीन्स 10। उसके बाद z एट नेक्स्ट कॉर्नर पॉइंट है 3/2, 1/2, दैट इज b,
यहां पर रखेंगे तो 3 इंटू 3/2 प्लस 5 इंटू 1/2, ये हो गया 9/2 प्लस 5/2, ये हो गया 9 प्लस 5 14/2 मीन्स 7। उसके बाद z एट थर्ड कॉर्नर पॉइंट इज c, दैट मीन्स 3,0। यहां पर वैल्यू रखेंगे 3 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 0 मीन्स ये आ गया 9। अब ध्यान से देखें तो z जो है इसको हमें मिनिमाइज करना था, तो z मिनिमम किस पर है आपका, इस पॉइंट पर, तो आप लिख देंगे z इज मिनिमम एट x इज इक्वल टू 3/2 and y is equal to 1/2 and its minimum value is 7, और इसकी मिनिमम वैल्यू जो है वो क्या है, 7 है आपकी। तो इस क्वेश्चन के साथ हमने सब्जेक्टिव वाले पार्ट को कवर कर लिया है। अब हम देखते हैं इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। नाउ हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप से क्वेश्चन नंबर 1। The relation on R defined as R is equal to A comma B such that A is less than equal to B is reflexive and symmetric, symmetric and transitive, reflexive and transitive, none of these। तो आपको यहां पर एक रिलेशन दे रखा है and R is equal to such that A comma B such that A is less than equal to B। तो ये आपको चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या फिर ट्रांजिटिव है। अब देखिए यहां पर जो इस रिलेशन में एलिमेंट होगा, जो ऑर्डर्ड पेयर होगा, वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। अब हम रिफ्लेक्सिव के लिए देखें तो A कॉमा A R में कब होगा, जब ये इस दोनों इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें, मींस A इज लेस देन इक्वल टू A। क्या ये बात सही होती है, A इज लेस देन इक्वल टू A, तो हम कह सकते हैं कि जो A है वो खुद कहां पर होगा, यहां पर पहले आप मान लें लेट A बिलोंग्स टू R, ये R है रियल नंबर, इसकी डोमेन, तो A इज लेस देन इक्वल टू A बोल सकते हैं हम। कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, मतलब A कॉमा A बिलोंग्स टू R, सो R इज रिफ्लेक्सिव। तो R क्या हो गया आपका, रिफ्लेक्सिव हो गया। अब हम मान लेते हैं लेट A कॉमा B बिलोंग्स टू R, तो A कॉमा B R में होने का मतलब क्या है, A इज लेस देन इक्वल टू B। अब जब A B से छोटा हो गया तो B कभी भी A से छोटा नहीं हो सकता, B इज नॉट लेस देन इक्वल टू A। मतलब जब B A की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा तो मतलब B कॉमा A जो है वो R में नहीं होगा, B कॉमा A डज नॉट बिलोंग्स टू R। A कॉमा B R में है, B कॉमा A R में नहीं है, सो R इज नॉट सिमेट्रिक। जो R है वो सिमेट्रिक नहीं होगा आपका। नाउ लेट A comma B belongs to R and B comma C belongs to R। तो यहां से हम कह सकते हैं A is less than equal to B and B is less than equal to C। अब देखिए जो A है वो B से छोटा है और जो B है वो C से छोटा है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो A है वो C से छोटा होगा, which implies that A is less than equal to C। तो हम यहां पर बोल देंगे A is less than equal to C, so A comma C belongs to R, so R is transitive। तो R क्या हो गया आपका, ट्रांजिटिव हो गया है। रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव है। तो जरा देखिए कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव को आप टिक करेंगे इसके अंदर। देन इसके बाद इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्या दे रखा है आपको, यहां पर FR2R एक फंक्शन डिफाइंड है सच दैट fx इज इक्वल टू 3x। तो हमें चेक करना है कि ये किस टाइप का फंक्शन है, 1 1 है, ऑन 2 है, मैनी 1 है और किस तरीके का है। तो जरा देखिए इसकी डोमेन भी रियल नंबर है एंड कोडोमेन भी रियल नंबर है। अब जब आप इसमें x की जगह 0 रखोगे तो यहां 0 से मैप करेगा, ये 1 रखोगे तो किससे मैप करेगा, ये 3 से मैप करेगा, 2 रखोगे तो किससे मैप करेगा, 6 से मैप करेगा। मतलब हर एलिमेंट की यूनिक इमेज मिल रही है, हमें अलग अलग इमेज मिल रही है, मतलब फंक्शन 1 1 है आपका। अब देखिए 0 की प्री इमेज है 0, 3 की प्री इमेज है 1, 6 की प्री इमेज है 2। तो आप बोले सर इनके बीच के एलिमेंट्स की प्री इमेज कहां पर है, तो भाई 0 से 1 और 2, 1 की जो प्री इमेज है वो होगी 1/3
और 1/3 इस R के अंदर होता है, क्योंकि R के अंदर हर वो नंबर है जो आप सोच सकते हैं, जो भी आप सोच सकते हैं ना वो नंबर इसके अंदर है। 2 की प्री इमेज क्या होगी 2/3, और वो भी यहां पर है, तो हर एलिमेंट की एक प्री इमेज भी यहां पर है, मतलब प्री इमेज भी हर किसी की एग्जिस्ट कर रही है, मतलब फंक्शन क्या हो गया ऑन टू, द फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू आल्सो। और यहां पर देखिए जब ऐसा डोमेन आए ना R to R, तो 99.9% जो फंक्शन है वो 1 1 और ऑन टू दोनों ही होते हैं आपके। तो जब आपको ऐसा कुछ ना पता चले तो आपको 1 1 ऑन टू पर टिक करना है जब फंक्शन FR to R डिफाइंड होगा आपका। देन इसके बाद इसमें ऑप्शन ए को टिक करेंगे आप, ऑप्शन ए दे रखा है यही। उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 3 जरा देखिए क्या दे रखा है। If a binary operation star on n defined as a star b is equal to a square plus b square, choose the correct answer। आपको स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन दे रखा है, किस तरीके से a स्टार b इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, मतलब पहले का स्क्वेयर करते हैं उसको जोड़ देते हैं दूसरे के स्क्वेयर के साथ। तो मुझे चेक करना है कि ये एसोसिएटिव है, कम्यूटेटिव है, या फिर दोनों में से कोई भी नहीं है। जरा देखिए कम्यूटेटिविटी के लिए हम क्या चेक करते हैं कि ए स्टार बी स्टार ए के बराबर होना चाहिए। ए स्टार बी की वैल्यू निकालें तो वो आएगी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, और हम निकालें वैल्यू बी स्टार ए की तो पहले वाले का स्क्वायर करेंगे, उसको ऐड करेंगे दूसरे वाले के स्क्वायर के साथ। ध्यान से देखिए दोनों बराबर हैं, तो यहां पर ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए स्टार बी स्टार ए के बराबर आ गया। सो स्टार इज कम्यूटेटिव, तो स्टार जो है वो कम्यूटेटिव तो है आपका। अब हम चेक करते हैं एसोसिएटिविटी। तो एसोसिएटिविटी के लिए क्या है, ए स्टार बी स्टार सी, पहले हम इन दोनों में ऑपरेट करेंगे तो यहां आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्टार सी। अब इन दोनों पर फिर से ऑपरेशन लगाएंगे तो मतलब पहले वाले का स्क्वायर करेंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये तो आ गई इसकी वैल्यू। अब उसके बाद देखिए हम दूसरा पार्ट निकालते हैं इसका, ए स्टार बी स्टार सी, हम इन दोनों में ऑपरेशन लगाएंगे पहले फिर इसके साथ लगाएंगे, तो ए स्टार इसमें ऑपरेशन लगाएंगे तो क्या बन जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब इन दोनों में लगाएंगे पहले वाली टर्म का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का स्क्वायर। अब ध्यान से देखें भाई, जब हम इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो यहां a की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 आएगा एंड सम अदर टर्म आएगी, यहां b की पावर 4 प्लस सी की पावर 4 आएगा। क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं, दोनों बराबर के नहीं कैसे हो जाएंगे, यहां a की पावर 4 है, यहां a स्क्वायर है आपका, तो आप कह सकते हैं a स्टार b स्टार c इज नॉट इक्वल टू a स्टार b स्टार c। सो स्टार इज नॉट एसोसिएटिव। तो जो आपका स्टार है वो कम्यूटेटिव तो है बट इज नॉट एसोसिएटिव। अब जरा चेक कर ले कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन बी कम्यूटेटिव बट नॉट एसोसिएटिव। देन इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखें तो यहां पर क्या दे रखा है, tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2। जरा चेक करें, इस वाली टर्म को हम सॉल्व करते हैं पहले। tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू थीटा, इसको इस तरफ ले जाएंगे तो tan थीटा इज इक्वल टू 1, और tan 1 किस पर होता है π/4 पर, tan से tan कैंसिल हो गया, थीटा इज इक्वल टू π/4। इस टर्म की वैल्यू आ रही है π/4। इस टर्म को cos इनवर्स -1/2 को हम मान लेते हैं फाई के बराबर, इसको इस तरफ ले आएंगे तो cos फाई इज इक्वल टू -1/2, और जो cos है वो 1/2 किस पर होता है आपका, cos जो है वो 1/2 होता है आपका 60 पर, दैट मीन्स π/3 पर। यहां माइनस साइन है, इसको अंदर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा cos पाई माइनस π/3, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है नेगेटिव, पाई माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, cos हो गया नेगेटिव, पाई पर नो चेंज तो cos आ जाएगा π/3, तो माइनस cos π/3 को हम लिख सकते हैं cos पाई माइनस π/3, दैट इज cos फाई इज इक्वल टू cos 2π/3। cos से cos कैंसिल हो गया, फाई इज इक्वल टू 2π/3, थीटा भी मिल गया फाई भी मिल गया, दोनों को यहां रख दें तो थीटा प्लस फाई
इज इक्वल टू पाई बाई 4 प्लस 2 पाई बाई 3। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 12। 4 से 3 टाइम्स यहां आ गया 3 पाई, प्लस 3 से 4 टाइम्स यहां आ गया 8 पाई, दैट इज इक्वल टू 11 पाई बाई 12। तो इस टर्म को सॉल्व करने पर वैल्यू क्या मिलेगी हमें, 11 पाई बाई 12 मिलेगी इस क्वेश्चन के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू। तो आपको एक टर्म दे रखी है साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसके बराबर होगा। तो जरा देखें यहां पर हम x को क्या पुट कर देंगे, कॉस थीटा। x को कॉस थीटा पुट करेंगे तो यहां हो जाएगा साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा के। तो साइन इनवर्स साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो यहां बचेगा साइन इनवर्स साइन थीटा। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा तो यहां बचेगा थीटा, और यहां से आप थीटा की वैल्यू निकालें तो कॉस को इधर ले जाइए, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। तो थीटा किसके बराबर है आपका, कॉस इनवर्स एक्स के बराबर है। मतलब इस पूरी टर्म की जो वैल्यू है वो आएगी कॉस इनवर्स एक्स। ऑप्शन बी को टिक करेंगे आप इसके अंदर। देन इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो क्या दे रखा है आपको, इफ A is a matrix of order 2 cross 3 and B is a matrix of order 3 cross 2, then AB is of order। एक मैट्रिक्स A है उसका ऑर्डर दे रखा है, मैट्रिक्स B का ऑर्डर दे रखा है, AB का ऑर्डर क्या होगा ये बताना है आपको। तो जरा देखिए A का जो ऑर्डर है वो है 2 क्रॉस 3 और B का जो ऑर्डर है वो दे रखा है आपको 3 क्रॉस 2। ये टर्म आपस में बराबर होनी चाहिए, मतलब पहली वाली के नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे वाली के नंबर ऑफ रोज, तो उनकी मल्टीप्लाई हो सकती है। और ये होता है नई मैट्रिक्स का ऑर्डर। वो बात कर रहा है ए बी के ऑर्डर की, तो वो होगा 2 क्रॉस 2। अगर आपको इसे ऐसे लर्न रखने में दिक्कत आती है तो दूसरा तरीका देखिए, आपसे निकलवा रहा है ए बी, मतलब ए बी निकलवा रहा है तो पहले ए का ऑर्डर लिख लो 2 क्रॉस 3, थोड़ा डिस्टेंस बी का ऑर्डर लिख लो। अब ये जो दोनों टर्म है ये तो होनी चाहिए सेम इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के लिए। बची हुई टर्म क्या बन जाती है, इसका ऑर्डर बन जाती है। तो जो ए बी का ऑर्डर है वो क्या हो जाएगा आपका 2 क्रॉस 2 हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। देन इसके बाद जो हम क्वेश्चन दे रखा है वो बेसिकली एक थ्योरम है। क्वेश्चन नंबर 7, ए बी का जो इनवर्स है वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है बी इनवर्स ए इनवर्स के। पहले लास्ट वाली टर्म आएगी उसका इनवर्स, एंड यहां पर है ए तो ए का इनवर्स। सेम क्वेश्चन बन सकता है ट्रांसपोज के साथ, ए बी का ट्रांसपोज किसके बराबर होता है, तो पहले बी का ट्रांसपोज करेंगे हम, फिर उसके बाद ए का ट्रांसपोज करेंगे। तो ए बी का जो ट्रांसपोज है वो बराबर होता है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के। दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 जरा देखिए, डिटर्मिनेंट दे रखा है आपको x 6 8 2x इज इक्वल टू 6 -3 8 4। x की वैल्यू निकालनी है, इन दोनों डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है। तो जरा देखिए हम यहां पर सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 48 इज इक्वल टू 6 इंटू 4 इज 24, यहां पे हो जाएगा माइनस ऑफ -24। 2x स्क्वायर इज माइनस 48 इज इक्वल टू 48 हो जाएगा, इस तरफ लेके जाएंगे 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 96, प्लस का हो जाएगा 2 से 48 टाइम्स कैंसिल हो गया, x के रूट को इधर ले आएंगे अंडर रूट 48, तो यहां से आपका कॉमन आ जाएगा 4 कॉमन आ जाएगा एंड अंदर बचेगा 3। तो x की वैल्यू क्या आ रही है प्लस माइनस 4√3। तो जरा देखिए कौन सा ऑप्शन आपको दे रखा है, तो 620 नॉट पॉसिबल। तो डी ऑप्शन को आप टिक करेंगे नॉट पॉसिबल, क्योंकि x की वैल्यू कोई भी मैच नहीं हो रही है क्वेश्चन के अंदर। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 को देखें जरा क्या दे रखा है। द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू ax प्लस 3 व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 5 is equal to 18 when x is greater than 5 is a continuous function at x is equal to 5 then the value of a is। तो आपको एक फंक्शन दे रखा है जो x is equal to 5 पर कंटिन्यूस है, तो आपको x की वैल्यू यहां पर बतानी है। तो फंक्शन क्या दे रखा है,
ax plus 3 when x is less than equal to 5 and is equal to 18 when x is greater than 5। तो जरा देखिए, सबसे पहले हम इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। LHL इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस, और LHL के लिए फंक्शन क्या रहेगा, ax प्लस 3 क्या होगा, फंक्शन होगा आपका। तो यहां पर ax प्लस 3, हम यहां पर x को पुट कर देंगे 5 माइनस एच एज h टेंड्स टू 0। तो यहां पर क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 a इंटू 5 माइनस एच प्लस 3। h की वैल्यू रख देंगे तो यहां बन जाएगा 5a प्लस 3। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आई है 5a प्लस 3। अब हम निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। अब राइट हैंड लिमिट क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 5 पॉजिटिव, x इज ग्रेटर देन 5। तो राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन होगा ये। तो 18 एक कांस्टेंट नंबर है, तो इसकी वैल्यू सॉल्व होके क्या आ जाएगी, 18 ही आ जाएगी। देन इसके बाद हम फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं उसी पॉइंट पर। तो f5 की वैल्यू निकालते हैं। ax इज इक्वल टू 5 यहां पर है, तो इसमें हम x की जगह 5 रख देंगे, तो 5a प्लस 3। सिंस द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, एट x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5 पर फंक्शन कंटिन्यूअस है, देयरफॉर LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f5। तो LHL की वैल्यू है आपकी 5a प्लस 3, RHL की वैल्यू है 18 एंड f5 है fa प्लस 3। इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे तो 5a प्लस 3 इज इक्वल टू 18, 3 को इधर ले जाएंगे तो 5a इज इक्वल टू 15 एंड 5 से 3 टाइम्स कैंसिल हो गया, a इज इक्वल टू 3। तो इस क्वेश्चन के लिए जो a है उसकी वैल्यू क्या रहेगी आपकी, वो 3 रहेगी। नाउ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो जरा देखिए, इफ y इज इक्वल टू कॉस e की पावर x, तो dy बाई डी एक्स किसके बराबर होगा। एक फंक्शन दे रखा है एंड उसका डेरिवेटिव आपको फाइंड आउट करना है। y इज इक्वल टू लॉग कॉस e की पावर x, इसका डेरिवेटिव करना है। तो डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां पर देखिए सबसे पहले हम लॉग का करेंगे, तो जो भी फंक्शन है वो नीचे आ जाएगा। फिर कॉस का करेंगे तो माइनस साइन e की पावर x, और e की पावर x का हो जाएगा e की पावर x। साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन होता है, तो यहां पे आ गया माइनस 10 e की पावर x, और यहां पर है e की पावर x इनटू में। यही क्या है, dy बाई डी एक्स की वैल्यू है इस क्वेश्चन के लिए। दैट मीन्स आप ऑप्शन सी को टिक करेंगे इसके अंदर। देन इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो क्या दे रखा है आपको, द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू अंडर रूट 4x माइनस 3 माइनस 1 एट 3,2। तो 3,2 पर इस कर्व का स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा। तो ध्यान से देखें, किसी भी कर्व का स्लोप ऑफ टेंजेंट हमें निकालना हो तो हम करते हैं उसका डेरिवेटिव। डेरिवेटिव ही क्या होता है, उसका स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। तो यहां पर y इज इक्वल टू आपको दे रखा है अंडर रूट 4x माइनस 3 और यहां पर माइनस में 1, तो हम इसका डेरिवेटिव कर देंगे। तो जरा देखिए, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, पहले इस टर्म का करेंगे तो रूट का होगा तो 1/2 अंडर रूट 4x माइनस 3, और अंदर वाले टर्म का होगा तो 4x का हो जाएगा 4 और इसका हो गया 0। 2 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 4x माइनस 3। अब जो स्लोप है वो आपको निकालना है एट 3,2। तो यहां पर हम dy बाई डी एक्स एट 3,2 निकाल लेंगे। तो 2 जहां x है वहां पर 3 रखेंगे एंड जहां पर y है वहां पर 2। तो यहां पर आपका सॉरी यहां पर है 3, 12 माइनस 3 कितना हो गया 9। तो dy बाई डी एक्स किसके बराबर आ गया, 2 अंडर रूट 9, दैट मीन्स 2/3। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट किसके बराबर है आपका, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू 2/3। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट है 2/3। अगर वो इसी क्वेश्चन के लिए आपसे स्लोप ऑफ नॉर्मल पूछ ले फिर, तो यहां पर आपको स्लोप ऑफ नॉर्मल के लिए कुछ नहीं करना है,
स्लोप ऑफ टेंजेंट का नेगेटिव रेसिप्रोकल कर देना है, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये होता है स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो -1 अपॉन 2/3, 3 ऊपर चला जाएगा, -3/2 क्या हो जाएगा, इसके लिए स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगा। मे बी वो जरूरी नहीं है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट ही पूछे, स्लोप ऑफ नॉर्मल पूछ सकता है आपसे। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल आप इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। देन इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 12 है उसमें आपको एक इंटीग्रांड दे रखा है, किस तरीके से, tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। यहां पर ये देखिए tan की पावर 1 दे रखी है, यहां पर ये tan की पावर 1 नहीं, tan इनवर्स x होगा यहां पर। तो हम इसमें क्या करेंगे, tan इनवर्स x को पुट कर लेंगे, पुट tan इनवर्स x इज इक्वल टू t, इसका डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। मतलब इस पूरी टर्म की जगह आप dt लिख सकते हैं। तो यहां आ गया t dt, अब t का क्या हो गया, t स्क्वायर बाई 2 प्लस c, t को हमने पुट किया था tan इनवर्स x, तो i इज इक्वल टू tan इनवर्स x का स्क्वायर बाई 2 प्लस c। आप चाहते तो इसको डायरेक्टली भी कर सकते थे। जब आपको ऐसा केस दे रखा हो कि फंक्शन दे रखा हो f की पावर n और उसका डेरिवेटिव आपको साइड में दे रखा हो, तो इसका जो इंटीग्रेशन है वो होता है f की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 dx। ये होता है आप n प्लस 1 प्लस c, ये होता है फंक्शन की पावर n प्लस 1। ये है फंक्शन, ये उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में फंक्शन की पावर 1 बढ़ा देंगे, तो tan इनवर्स x की पावर है 1, उसकी पावर हो जाएगी 2 अपॉन 2 प्लस c। तो इस मेथड को यूज करके भी आप इसका इंटीग्रेशन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। देन इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 13 है वो क्या दे रखा है, यहां पर भी आपको एक इंटीग्रांड दे रखा है 0 to 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम इसमें इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, ये सिंपल फॉर्मूला है, साइन इनवर्स एक्स होता है। तो इसका इंटीग्रेशन हो गया साइन इनवर्स एक्स। यहां पर लिमिट दे रखी है 0 to 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0। साइन इनवर्स 1 आप देखिए जरा, इसको सॉल्व करोगे तो इज इक्वल टू थीटा मान लिया, साइन थीटा इज इक्वल टू 1, साइन होता है 1 पाई बाई 2 पर, तो साइन से साइन कैंसिल हो गया, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो इस पूरी टर्म की वैल्यू आ जाएगी पाई बाई 2। ऐसे ही साइन होता है 0 पर, तो यहां 0 आ जाएगा, इस टर्म की वैल्यू आएगी 0। तो इस टर्म को सॉल्व करने पर, इस इंटीग्रांड को सॉल्व करने पर वैल्यू क्या मिल रही है आपको, पाई बाई 2, दैट मीन्स ऑप्शन ए को आप टिक करेंगे। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 को आप देखें तो क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 14, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू x above the x axis and x is equal to 0 to x is equal to 1। एक पैराबोला आपको दे रखा है, लिमिट्स दे रखी हैं और x एक्सिस के अबव कितना एरिया बनेगा वो आपको फाइंड आउट करना है। तो जरा देखिए, ये इस तरीके से पैराबोला दे रखा है, x इज इक्वल टू 0 to 1, तो x इज इक्वल टू 1 कहीं यहां पर होगा, x इज इक्वल टू 0 यहां पर, और ये एरिया क्या बन जाएगा जरा देखिए, ये एरिया हो जाएगा 0 to 1 y ऑफ पैराबोला dx। तो 0 to 1 y ऑफ पैराबोला क्या मिलेगा, रूट x, y ऑफ पैराबोला हो जाएगा रूट x dx। x की पावर 1/2 का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन होगा x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, 0 to 1, अपर लिमिट 1 की पावर 3/2 1, नीचे है 3/2, ये उल्टा होके क्या बन जाएगा 2/3 माइनस 0 इज इक्वल टू 2/3। ये तो आ गया पूरा एरिया, ये आ गया पूरा एरिया। अब हमसे वो क्या कह रहा था कि x एक्सिस के अबव वाला एरिया फाइंड करना है, तो नीचे वाला इसमें से हटाना पड़ेगा। ये दोनों आधे आधे हैं, तो इसको 2 से डिवाइड करने पर हमें ऊपर वाला एरिया मिल जाएगा। तो इस 2/3 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तो जरा देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, आंसर आया 1/3। तो इस कर्व में x एक्सिस के अबव जो एरिया होगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा 1/3 स्क्वायर यूनिट्स। तो आप इसमें ऑप्शन ए को टिक करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 देखिए,
द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व्स y इज इक्वल टू a sin x प्लस b वेयर a एंड b आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है एंड उस डिफरेंशियल इक्वेशन का कर्व दे रखा है, उस कर्व की डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। तो किसी भी कर्व की डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए हमें उसके अंदर दिए हुए आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को रिमूव करना होता है। जितने उसके अंदर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं हमें उतनी ही बार उसका डिफरेंशिएशन करना होता है। तो गिवन कर्व आपको क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू a sin x प्लस b। यहां ध्यान से देखें तो दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आपको दे रखे हैं और जैसे ही आप इन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को यहां से रिमूव कर देंगे आपको इक्वेशन मिल जाएगी। तो जरा देखिए, दो बार डेरिवेटिव करना होगा हमें। यहां पर फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx इज इक्वल टू a, साइन का होता है cos x प्लस b। फिर से एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएटिंग अगेन ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो d2y ओवर dx स्क्वायर इज इक्वल टू cos का हो जाएगा माइनस a साइन x प्लस b। आप ध्यान से देखें तो a साइन x प्लस b किसके बराबर है, y के बराबर है। तो ये वैल्यू आप यहां पर रख देंगे, d2y ओवर dx स्क्वायर इज इक्वल टू में माइनस y। इसको इस तरफ ले आएंगे तो d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 0। और यही क्या है आपकी, विच इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। और यही क्या है, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है आपकी। तो केवल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को आपको रिमूव करना है एंड आप इजीली किसी भी कर्व के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। देन इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 16 आपको दे रखा है, इफ ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। अच्छा, कौन सा ट्रू नहीं होगा, तो वो आपको टिक करना है। तो क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए, इफ ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट, यदि E एंड F जो है वो इंडिपेंडेंट दे रखे हो आपको, तो कंडीशन क्या होती है कि P ऑफ E इंटरसेक्शन F जो है वो बराबर होता है PE इंटू PF के। PE इंटरसेक्शन F बराबर है PE इंटू PF के आपका। अब पहला तो ऑप्शन यही दे रखा है, मतलब ये तो सही बात है, ये तो गलत नहीं होगा। दूसरा दे रखा है आपको PE बाई F, हम PE बाई F निकाल लेते हैं। बाई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इसका फॉर्मूला होता है PE इंटरसेक्शन F अपॉन PF, और ये बराबर है इसके, वैल्यू रख दो PE इंटू PF अपॉन PF। PF से PF कैंसिल हो गया, तो इस टर्म की जो वैल्यू है वो क्या आ रही है, PE आ रही है। अब जरा चेक कर लें कि हमें ऑप्शन में क्या दे रखी है, तो ये भी दे रखी है, मतलब ये बात भी सही है आपकी, ये भी सही है। अब हम चेक करते हैं तीसरा ऑप्शन सी क्या दे रखा है हमें, PE बाई F। PE बाई F को हमने अभी निकाला, वो किसके बराबर है, PE के, और इसमें दे रखा है PF, मतलब ये गलत है, ये गलत बात है, तो ये ही सही नहीं होगा। सी को आप टिक करेंगे कि दिस इज नॉट ट्रू। और जो आप ध्यान से डी को देखें, तो डी को भी एक बार चेक कर लेते हैं हम। डी क्या है, PE बाई F इंटू PF। PE बाई F की वैल्यू हमने अभी निकाली, वो है PE इंटू PF, और PE इंटू PF को आप लिख सकते हैं PE इंटरसेक्शन F। तो ध्यान से देखें, इस टर्म की वैल्यू इसके बराबर हो सकती है, तो ये सही है। आप C को टिक करेंगे कि C इसमें सही नहीं हो सकता है आपका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 को देखें, द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द वेक्टर A इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर B। आप ध्यान से देखें, जब भी दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। अब दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर है, आप यही कंडीशन यहां यूज करेंगे और लैम्डा की वैल्यू निकाल लेंगे। दैट इज क्वेश्चन नंबर 17। ए वेक्टर आपको दे रखा है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस लैम्डा के कैप, एंड बी वेक्टर आपको दे रखा है i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप। अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो जो a वेक्टर डॉट b वेक्टर है वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो 2 इंटू 1 इज 2, माइनस 1 इंटू माइनस 3 इज प्लस 3,
एंड लैम्डा इंटू -5 इज -5 लैम्डा इज इक्वल टू 0। इसको इस तरफ लेके जाएंगे, 5 लैम्डा इज इक्वल टू 5 एंड लैम्डा इज इक्वल टू 1। तो जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो लैम्डा की वैल्यू क्या है आपकी 1 है इस क्वेश्चन के अंदर। देन इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 18 को देखें। तो क्वेश्चन नंबर 18 आपको क्या दे रखा है, if a line makes angle 60 degree with the x-axis, 45 degree with the y-axis, and this line will make angle with the z-axis। तो आप ध्यान से देखें, आपको एंगल दे रखा है, मतलब आप डायरेक्शन कोसाइंस निकाल सकते हैं। L होता है आपका cos अल्फा और M होता है cos बीटा एंड N होता है cos गामा। अल्फा होता है एंगल विद द एक्स एक्सिस, बीटा होता है एंगल विद द वाई एक्सिस एंड गामा होता है एंगल विद द जेड एक्सिस। ये दो एंगल आपको दे रखे हैं। एक्स एक्सिस के साथ एंगल दे रखा है cos 60 डिग्री, वाई एक्सिस के साथ एंगल दे रखा है cos 45 डिग्री। तो cos 60 आपका कितना होता है, ये होता है 1/2। cos 45 होता है आपका cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2। अब हमारे पास एक कंडीशन होती है L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सभी डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर का जो सम है वो 1 के बराबर होता है। तो 1/2 ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा 1/2 प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दोनों को इस तरफ ले जाएंगे, N स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4 माइनस 1/2। एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा, यहां पे आ गया 4, यहां पे 1, यहां पे 2, तो ये आ गया 1/4। तो n स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 एंड n इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। आप ध्यान से देखें, n की वैल्यू आ गई 1/2, तो यहां पर लेंगे प्लस माइनस 1/2 इज इक्वल टू कॉस गामा। अब जो कॉस है वो प्लस का 1/2 किस पर होता है आपका, कॉस प्लस का 1/2 तो होता है 60 पर, दैट इज कॉस 60 डिग्री। कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, गामा इज 60 डिग्री। और यहां पर -1/2 वैल्यू दे रखी है कॉस गामा, तो यहां पर आ गया आपका ये होता है कॉस 120 डिग्री पर, 120 दैट इज कॉस गामा। तो गामा की दो वैल्यूज आ रही हैं आपके पास, दैट इज 120 एंड 60। तो यहां पर आपको ऑप्शन सी दे रखा है 60, तो आप इसको टिक करेंगे। आपके पास दो एंगल बनते हैं, जब आप उसको एंटी क्लॉकवाइज मीजर करेंगे एंड क्लॉकवाइज मीजर करेंगे, दो आपके पास एंगल आते हैं। तो ये एंटी क्लॉकवाइज मीजर है और ये एंटी क्लॉकवाइज मीजर है, क्योंकि जब हम एंगल को एंटी क्लॉकवाइज मीजर करते हैं तो पॉजिटिव लेते हैं एंड उसको क्लॉकवाइज मीजर करेंगे तो क्या लेंगे, उसको नेगेटिव लेंगे। तो इस वजह से ये दो एंगल्स आए हैं। एंटी क्लॉकवाइज वाला लेना है आपको, वेयर थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये जो लाइन है आपकी वो इसके साथ, इस लाइन के साथ जो है क्या एंगल बनाएगी, 60 डिग्री एंगल बनाएगी जेड एक्सिस के साथ।